जय श्री राम एवरीवन। दिस साइड सीए मोहित गिलोत्रा। लास्ट जो हमारी रिवीजन थी उसके अंदर हमने सप्लाई अंडर जीएसटी रिवाइज कर लिया था। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। जो हमने इसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सप्लाई किन किन चीजों को बोला जाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन थी। जिसमें हमने सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था। सेक्शन 7 में सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, डिस्पोजल, रेंटल, इन सबको सप्लाई माना जाएगा। प्लस में इसके साथ एक कंडीशन थी कि कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है। प्लस में एक और कंडीशन थी कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी होना चाहिए। फिर हमने इसके कुछ क्लॉजेस पढ़े थे जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी उसे मान लिया जाएगा सप्लाई, कुछ स्पेसिफिक केसेस में। फिर हमने सेक्शन 7 के साथ शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये 3 शेड्यूल पढ़े थे। शेड्यूल 1 इज बेसिकली फॉर डीम्ड सप्लाई, जहां पर अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो भी हम उसे सप्लाई मानते थे। ठीक है, ऐसे करके हमने सप्लाई अंडर जीएसटी कवर किया था। प्लस में इसमें हमने सेक्शन नंबर 7 प्लस सेक्शन नंबर 8 हमने कवर किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन 7 के साथ 3 शेड्यूल थे। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, ये 3 शेड्यूल हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने सेक्शन 8 में 2 टाइप की सप्लाई और कवर करी थी। दैट इज आर कंपोजिट सप्लाई एंड नेक्स्ट इज आर मिक्स सप्लाई। आई होप ये आप लोगों को क्लियर था। नाउ आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं दैट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो बेसिकली इसमें क्या है, सप्लाई अब हमें पता चल गई कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, रेंटल, डिस्पोजेबल, जो भी है वो सब सप्लाई माना जाएगा। किस पॉइंट ऑफ टाइम पर माना जाएगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर सप्लाई उसे हम डिक्लेयर कर देंगे, एक जो सप्लायर है उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, वो हम इस चैप्टर के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं। देखिए आइए, इसमें हमें दो सेक्शन पढ़ने हैं बेसिकली, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। सेक्शन 12 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है जी। सेक्शन 13 बताता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्या टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। ठीक है जी, गुड्स की बात कर रहे हैं। एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स shall arise at the time of supply as determined in the provision of this section। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ने कहा कि जो इसके आने वाले प्रोविजंस हैं वो बताएंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स कब डिटरमाइन होगा। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स shall be earlier of the following। सब में से अर्लियर मान लिया जाएगा डेट्स, नेमली डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपसे सप्लाई ऑफ सर्विस की बात अभी तक नहीं करने वाला जब तक हमारा सेक्शन 12 चल रहा है। सेक्शन 12 मतलब गुड्स। आइए, जिस डेट को मैं इशू कर दूंगा इनवॉइस, जिस डेट को मैं इशू कर दूंगा इनवॉइस बाय द सप्लायर, ठीक है जी, और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस, वो लास्ट डेट जब तक उसे इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई अंडर सेक्शन 31। अभी सेक्शन 31 क्या है अभी आता हूँ इसमें। ठीक है जी, पर पहले हम इस वाले को कवर करते हैं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लेट से मैंने एक ट्रांजेक्शन करी, मैंने मिस्टर ए को सामान बेचा, मैंने मिस्टर ए को सामान बेचा है। ठीक है जी, और वो मैंने बेचा लेट से 12 अगस्त को, 12 अगस्त को, और मैंने 12 अगस्त की जगह यहाँ पर 10 अगस्त को इनवॉइस बना दिया। तो आपका जो ये ए पार्ट है वो बोल रहा है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी कि ये जो 10 अगस्त है ना, ये आपकी डेट ऑफ इनवॉइस मान ली जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब चलते हैं अगला, द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस, उसे लास्ट डेट क्या बनती है आइए वो बताता है आपका सेक्शन 31। सेक्शन 31 एक बार पढ़ते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, या तो पहले या उस टाइम पर, कब, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट, जब मैं अपने गुड्स उठा करके उसे बेच रहा हूं, मेरे गुड्स यहां से मेरे आउटलेट से बाहर हो रहे हैं, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर उन गुड्स की मूवमेंट पॉसिबल है तो। लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस, issue a tax invoice showing the description, quantity and value of goods, the tax charge thereon and such other particulars as may be prescribed। लेकिन अगर उन गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर उन गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन उन गुड्स की डिलीवरी हो रही है उस पर्सन को, और वो उस गुड्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि मैंने अवेलेबल करा दिया है उसके यूज करने के लिए, ये कब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैंने मिस्टर एक्स हैं, इनसे एक डील करी कि मेरा ये वेयर हाउस है, ठीक है जी, ये वेयर हाउस के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा है, आप एक काम करो ये पूरा वेयर हाउस खरीद लो विद सामान।
तो इसका मतलब ये जो सामान की पोजीशन इनके पास आ गई, गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई बट सामान की पोजीशन इनके पास आ गई, ये यूज कर सकते हैं। तो यानी कि यही चीज आपकी सेक्शन 31 बता रहा है। आइए, रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस टाइम पर रिमूवल हुआ वो मान ली जाएगी, या फिर पोजीशन आपने दे दिया, आपने अवेलेबल करा दिया, डिलीवरी कर दी गुड्स की, वो मान लिया जाएगा। ठीक है जी। सेक्शन 31 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, वो इस टाइम पर अपना इनवॉइस इशू कर देगा। आइए वापस सब सेक्शन 2 पे चलते हैं। द टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली द डेट ऑफ इशू इनवॉइस, जब मैंने इशू कर दिया इनवॉइस, द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड, वो कब रिक्वायर्ड है, जब वो सामान दे रहा है, जब वो सामान दे रहा है या फिर अवेलेबल करा रहा है। मैंने सामान कब दिया था, मैंने दिया था 12 अगस्त, तो दोनों में से अर्ली डेट कौन सी है, 10 अगस्त, इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या मान ली जाएगी, 10 अगस्त। बट अगर इस केस में कुछ इस तरीके से होता, आइए देखिए, मैंने सामान मिस्टर एक्स को जो है वो हैंड ओवर कर दिया, लेट से 20 अगस्त को, 20 अगस्त को मैंने उसे सामान दे दिया, और मैं इनवॉइस बना रहा हूँ 15 सितंबर को। मुझे बताइए डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई आपका होगा 20 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, 20 अगस्त या 15 सितंबर में से पहले क्या करा मैंने, एज पर सेक्शन 31 मेरे को 20 अगस्त तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। आइए एग्जांपल देखते हैं। इफ एन इनवॉइस इज इशूड ऑन 28 अगस्त, ठीक है चलिए आइए एक टाइमलाइन यहाँ पे बना देते हैं। अगर 28 अगस्त को मैंने इशू करा है इनवॉइस, गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन 31 अगस्त, मुझे बताइए 28 अगस्त को मैंने इनवॉइस इशू करा, 31 अगस्त को मैंने डिलीवरी करी है गुड्स की, तो फिर उस केस में मेरी सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जी हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई आपका माना जाएगा 28 अगस्त। बट अब वो कह रहा है कि आगे देखिए, एंड पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 10 सितंबर, पेमेंट कब आई है, 10 सितंबर को, कोई बात नहीं, हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, 28 अगस्त, जो हमने अभी बोली। लेकिन अगर इफ एन इनवॉइस इज इशूड ऑन 1 सितंबर, इनवॉइस यहाँ पर क्या था, 28 अगस्त को मैंने क्या करा था, इनवॉइस इशू करा था पहले, बट अभी 28 अगस्त की जगह 31 अगस्त को मैंने गुड्स के पोजीशन दिया है, और मैं यहाँ पर 1 सितंबर को इनवॉइस इशू कर रहा हूँ। तो अब आप देखें तो इवेंट कौन सा पहले हो रहा है, गुड्स पहले दे दिया और इनवॉइस बाद में नहीं, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान ली जाएगी, गुड्स जिस दिन आपने दी है। ठीक है जी। आइए, अब इसके अंदर एक एग्जाम्पशन मिली, टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसिपिएंट एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। अगर अगर मिस्टर एक्स जो मेरे पास आए थे, मिस्टर एक्स जो मेरे पास आए थे, लेट्स से यहाँ पर एमजी लिखते हैं, मेरे पास वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे आपसे क्या कहते हैं, लगभग लगभग 100 बॉटल्स, 100 बॉटल्स का मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझे बॉटल्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी हो जाएगा, एट द रेट 20, तो यानी कि 20,000 का मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है। कर अब मैंने उन्हें कहा सर बंद तो जाएंगी बॉटल्स फैक्ट्री में, बट आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा। एडवांस कितना, मैंने कहा एक काम करो आप मुझे 5,000 रुपये एडवांस दे दो। कितना दे दो, 5,000 रुपये एडवांस दे दो, बाकी का जो बच जाएगा वो आप मुझे बाद में दे देना। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो वो 5,000 रुपये मेरे को आज दे गए। लेट से इसकी भी टाइमलाइन एक ड्रॉ करते हैं, ये हमने टाइमलाइन ड्रॉ करी। अच्छा देखिए, लेट से यहाँ पर लेते हैं 1 अगस्त, 1 अगस्त को वो मेरे पास आए थे, 5 अगस्त को हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, और उन्होंने मेरे को 7 अगस्त को ये 5,000 रुपये दे दिए। 7 अगस्त को 5,000 रुपये दे दिए, और मैंने उन्हें कहा सर आप 5,000 रुपये दे दो, 15,000 रुपये आप मुझे 10 अगस्त को देना, और अपना सामान भी उठा लेना। 10 अगस्त को ही आप सामान भी उठा लेना, गुड्स भी अपने उठा लेना, 15,000 दे करके। तो मुझे बताइए, क्या ये 5,000 रुपये जो उन्होंने दिए, क्या इसकी टाइम ऑफ सप्लाई 5 अगस्त मानी जाएगी, नहीं। गुड्स के केस में आपका ये 5,000 नहीं देखा जाएगा, आपकी पूरी टाइम ऑफ सप्लाई 20,000 रुपए की यहाँ मान ली जाएगी, 10 अगस्त को, जब उन्होंने आपसे गुड्स का पोजीशन लिया या फिर आपने इनवॉइस इशू कराया। आइए मैं पढ़ाता हूँ एक बार। ऑल टैक्स पेयर अंडर फॉरवर्ड चार्ज, याद रखिएगा यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज लिखा है, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज के केस में है। एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन सप्लायर्स एंड रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, सॉरी, are not required to pay GST at the time of receipt of advance in relation to supply of goods, are not required to pay, यानी कि उन्हें जीएसटी यहाँ पर नहीं देना, उन्हें जीएसटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देना है। आइए, the entire GST shall become payable only when the invoice for the supply of such goods is issued or or ought to have been issued, यानी कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ought to have been issued का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, सेक्शन 31 कि उसे कब इशू इनवॉइस कर देना चाहिए था, या तो वो या फिर गुड्स आर इशूड। ठीक है जी। आइए,
Thus, the time of supply of goods for the purpose of payment of tax, for the purpose of payment of tax is the date of issue of invoice of last date when the invoice ought to have been issued under section 31. देखिए ये वाली लाइन दोबारा, ठीक है जी। आइए एग्जांपल मैं आपको पढ़ाता हूँ। ए लिमिटेड ने एंटर करा एक एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड टू सप्लाई 100 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, ए लिमिटेड ने सप्लाई करा ओनली 80 केजी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इशू द इनवॉइस फॉर द सेम। 80 केजी का इनवॉइस, 80 केजी का सामान दिया है और 80 केजी का ही इनवॉइस दे दिया। आइए, here the supply would be deemed to have been made in respect of 80 kg। हम ये नहीं बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट 100 kg का था, 100 kg की सप्लाई होगी, नहीं, 80 kg का सामान गया है, 80 kg की ही सप्लाई मानी जाएगी टू द रॉ मटेरियल टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय द इनवॉइस। Therefore, the provision relating to time of supply will only be applicable to supply of 80 kg of raw material and not for entire 100 kg of raw material। ठीक है जी, ध्यान रखो। आइए, अब हमारा ये हो गया, हमने वन पढ़ लिया। वन कहता था कि आने वाले प्रोविजन बताएंगे। जब हम सबसेक्शन 2 पे आए तो सबसेक्शन 2 ने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या माना जाएगा। आइए सबसेक्शन 3 में आइए। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि सबसेक्शन 2 ने बताया था सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब हम आगे रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज। आइए देखिए, ये सप्लायर है जो गुड्स बेच रहा है और ये यहाँ पर रिसिपेंट है। ठीक है जी, सप्लायर रिसिपेंट। जब सप्लायर रिसिपेंट को सामान देता है और रिसिपेंट सप्लायर को क्या देता है, मनी। ठीक है, अभी हम मनी मान लेते हैं। जनरली क्या होता है, सप्लायर प्लस जीएसटी करता है। ठीक है जी, लेट से उसने एक एक्स अमाउंट करा, एक्स प्लस जीएसटी अमाउंट का इसको बिल देता है और ये प्लस जीएसटी करता है। बट रिवर्स चार्ज के केस में ये जीएसटी नहीं भरेगा, ये इसे एक्स देगा, ये मनी देगा और रिसिपेंट ही उसका जीएसटी जो है गवर्नमेंट को जा करके जमा करेगा। ठीक है जी, दैट इज योर रिवर्स चार्ज। आइए इसमें समझते हैं। इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्सेस पेड और लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। यानी कि इन सारे केसेस में सबसे ज्यादा जल्दी वाला जो होगा वो माना जाएगा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मुझे किस दिन गुड्स रिसीव हो रहे हैं। ठीक है जी, एक काम करते हैं, एक डेट्स लेकर के चलते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। अगस्त मंथ की ही लेके चलते हैं। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, चलिए आइए, मेरे को 10 अगस्त को 10 अगस्त को गुड्स रिसीव हुए हैं। आइए नेक्स्ट, और डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट और डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट के अंदर किस दिन पेमेंट आई या फिर मैंने अपनी बुक्स के अंदर किस दिन रिकॉर्ड करी। आइए उसको हम मान के चलते हैं कि ये हो गई 15 अगस्त, ये 16 अगस्त ले लो। 16 अगस्त, 16 अगस्त को मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट में चेक करा तो पैसे आए हुए थे, मैंने उसी दिन ही रिकॉर्ड कर लिया। चलिए, डेट इमीडिएट फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन ल्यू देयरऑफ बाय द सप्लायर। सप्लायर ने देखिए, सप्लायर ने यहाँ पर मान के चलो 5, लेट से यहाँ पर लेते हैं अभी अभी के लिए 20 अगस्त, 20 अगस्त को सप्लायर ने इनवॉइस रेज करा, तो इस केस में अर्लीस्ट वाली डेट कौन सी हो गई, 10th, करेक्ट। बट अगर सप्लायर ने इनवॉइस रेज करा होता 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, तो मुझे बताइए इस केस में, या फिर ये कहें कि हाँ 1 जुलाई को अगर उन्होंने रेज करा होता इनवॉइस सप्लायर ने, जब मुझे गुड्स, लेकिन गुड्स उसने कब भेजे, फर्स्ट सप्लाई को इनवॉइस रेज करके बैठ गया, लेकिन गुड्स बेच रहा है 10 अगस्त को, तो यहाँ से 30 डेज मैक्सिमम लिए जाएंगे, यानी कि 31 जुलाई जो है आपकी मान ली जाएगी डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स। ठीक है जी, आइए, provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause A, B or C, the time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of recipient of supply। चलिए, अभी ऊपर हमने पढ़ा था फॉरवर्ड चार्ज के केस में जब अगर एडवांस मिल रहा है तो उस केस में उस टाइम ऑफ सप्लाई पे जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब वो बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट रिवर्स चार्ज के अंदर द रिलीफ ऑफ not paying GST at the time of receipt of advance in case of supply is available only when the tax is payable under forward charge। forward charge के केस में अवेलेबल है। in case of reverse charge GST payable at the time of payment if payment is recorded made before। अच्छा आइए यहाँ पर आइए, देखो उसने बोला था डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स, आप जिस दिन डेट मान लोगे वही अर्ली मान ली जाएगी। अब लेट से कि यहाँ पर अगर ये डेट 16 की जगह 5 अगस्त होती, या फिर अगर मैं इस केस को ना लूं तो ये हो गई 25 ऑफ जुलाई, उस केस में यही वाली डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाती इन केस ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है जी, आइए चौथा पार्ट, सबसेक्शन 4।
इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, जब हम वाउचर सप्लाई करते हैं, बाय सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। हम डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, मैंने आज एक वाउचर दिया, ठीक है जी, और मैं किस डेट को दे रहा हूँ, लेट से मैं दे रहा हूँ सितंबर को, 10 सितंबर को, तो मैं उसकी 10 सितंबर मान लूंगा डेट वाउचर इशू करने की। इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, एग्जांपल से और क्लैरिटी दूंगा अभी। द डेट ऑफ रिडेम्पशन, और या फिर ये किस डेट को रिडीम हो सकता है, यहाँ पर मान के चलो मैंने रिडेम्पशन की डेट भी लिखी है, मान के चलो यहाँ लिखी मैंने 25 सितंबर रिडेम्पशन की डेट। अच्छा, आओ एग्जांपल से थोड़ी क्लैरिटी देता हूँ। Acme Sales Limited sell food coupons to a company. ठीक है जी, the company gives these coupons to its employees as a part of the agreed purchases. The coupon can be redeemed for the purchase of any item of food. Provisions in the outlet that are part of the program. कुछ specific outlets हैं, सिर्फ वहीं पर जाकर के आप redeem करा सकते हो. As the supply against which the coupon will be redeemed is not known. As the supply, दोबारा लाइन पढ़ता हूं मैं, as the supply against which the coupon will be redeemed, किस सप्लाई के अगेंस्ट में रिडीम होगा हमें नहीं पता, ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ कूपन, ठीक है जी, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द कूपन विल बी द डेट ऑन विच द एम्प्लॉय रिडीम्स इट। तो हम इसे क्या मानेंगे, जिस दिन वो रिडीम होगा, डेट ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है जी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा रिडीम करेगा। ये कहें कि हमें इशू की हमें नहीं पता कि हमें डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या, इशू ऑफ वाउचर क्या है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, विद ईच परचेज ऑफ लार्ज पिज्जा ड्यूरिंग द क्रिसमस वीक फ्रॉम परफेक्ट पिज्जा, वन कैन बाय वाउचर ऑफ फॉर ₹20। पिज्जा खरीदोगे साथ में वाउचर भी खरीद सकते हो ₹20 का, विच विल बी रिडीमेबल टिल 5th Jan। अच्छा, रिडेम्पशन डेट पता चल गई ना, ये रिडेम्पशन डेट है, रिडेम्पशन डेट पता चल गई कि भाई 5th Jan के बाद तो हो ही नहीं सकता रिडीम for a small pizza, as the supply against which the voucher will be redeemed is known on the date of issue of invoice, the time of supply is the date of issue of voucher। चलो आओ जी, अब हमें पता चल गई कि किस डेट की रिडेम्पशन है, तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा, डेट ऑफ इशू। चलिए लास्ट, सेकंड लास्ट, चलिए आइए लगभग लास्ट, where it is not possible to determine the time of supply under the provision of subsection 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, ना हम सबसेक्शन 2 से डिटरमाइन कर पाए, ना 3 से कर पाए, ना 4 से कर पाए, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, तो उस केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलेंगे, इन केस वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, जिस टाइम पर वो अपनी रिटर्न भर रहा है, रिटर्न का मतलब यहाँ पर आपका आईटीआर नहीं जीएसटी रिटर्न से है, जीएसटी रिटर्न भर रहा है, बी द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल्ड, अगर उसकी डेट 20th होती है तो 20th मान ली जाएगी, इन एनी अदर केस डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड, या फिर अगर उसने चालान 18th को पे करा है तो उसी डेट को हम मान लेंगे कि वही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई। आइए जी लास्ट सबसेक्शन 6 पे हैं हम, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी द डेट, shall be the date on which the supplier receives such addition in value। देखिए आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस पे आपको। मैंने फोन बेचा था, फोन बेचा था किसी कस्टमर को, और उसने कहा था कि सर मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे दूंगा, ठीक है जी, उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ₹1000 की थी वो दे दी, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट में फेल हो गया। तो मैंने उसे कहा था, जब हमारी डील हुई थी तब मैंने कहा था कि अगर आप फेल होते हो तो मैं हर मंथ का आपसे ₹100 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, ₹100 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। उसने क्या करा, उसने 1000 प्लस 100 नेक्स्ट वाले में मेरे को पे करके दिया। उस केस में 100 की टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू, यानी कि इस थर्ड मंथ में मुझे जब मिल रहा है तो ये ₹100 की टाइम ऑफ सप्लाई कब मान जाएगी, इन द थर्ड मंथ। क्लैरिटी है, यहाँ पर तो आपकी सेकंड की ही मानी जाएगी, इस ये वाले 1000 की, लेकिन इस 100 की कब मानी जाएगी, इस 100 की मानी जाएगी आपकी थर्ड मंथ। इसी के साथ ही बच्चों हमने खत्म कर लिया भाइयों बहनों आपका टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 12, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। आइए जी अब एक नए पड़ाव की तरफ चलें, जो हम करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। चलिए आइए सेक्शन 13 बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज क्या रहेगा, the liability to pay tax on service shall arise at the time of supply as determined in terms of the provision of this section। इसने कहा कि जी जो भी आपकी सप्लाई है वो डिटरमाइन करेंगे इसके कमिंग प्रोविजन, जैसे सेक्शन नंबर 12 सेक्शन 1 ने कहा था। आइए सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेज, हर इनमें से जो भी इवेंट हो रहे हैं उनकी जो सबसे पहली डेट होगी वो मान ली जाएगी। आपका पहला वाला पार्ट है
द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस डेट को इनवॉइस इश्यू कर रहा है, इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। अभी प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है ये क्लैरिटी देता है हमें अगेन सेक्शन 31। ठीक है जी, आइए दोबारा बोलता हूं, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। थोड़ा सा तोड़ के पढ़ता हूँ, एक अलग व्यू निकल के आएगा। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिस डेट को इनवॉइस इशू कर रहा है, लेट्स से ये रहा इनवॉइस, इसकी मैंने डेट डाल दी 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर डाल दी मैंने डेट। अरे यार तौबा तौबा तौबा, 18 अक्टूबर, ठीक है। तो उस केस में यही डेट मान ली जाएगी। लेकिन लेकिन अगर उसने ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर इशू करा होगा तो अदरवाइज वो डेट मान जाएगी जो प्रिस्क्राइब पीरियड के अकॉर्डिंग बनती है। प्रिस्क्राइब पीरियड कैसे निकलेगा, सेक्शन 31 से। आइए पहले सेक्शन 31 की तरफ रुक करें, सेक्शन 31 को समझते हैं। कहाँ गया मेरा सेक्शन 31, मैंने लिखा तो था सेक्शन 31, सेक्शन 31, सेक्शन 31। अरे यार सेक्शन 31 ही नहीं लिखा। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं लिखा, लिख देंगे दोबारा, दोबारा लिख देंगे। चलिए आइए सेक्शन 31 में से हम बता देता हूँ। प्रोविजन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है, अगर आपने कहीं पर सर्विस दी है, अगर आपने सर्विस कहीं पर दी है तो आपको आपको विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ सर्विसेज आपको इनवॉइस इशू करना है। अगर मैंने किसी को 1 सितंबर को सर्विस दी है तो टिल 30 सितंबर मेरे को इनवॉइस रेज करना है, ऐसा सेक्शन 31 बोलता है। अब मैंने 30 सितंबर तक मेरे को रेज करनी, मैंने सर्विस दी 1 सितंबर, 30 सितंबर तक मेरे को रेज करना था, मैंने इनवॉइस रेज करा 18 अक्टूबर को। मुझे बताइए डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मेरा क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा 30 सितंबर, लास्ट डेट एज पर प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है जी, आइए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दो में से हम जो भी अर्ली होगा वो देख लेंगे। आइए डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कौन सी हुई, वो हुई आपकी ये वाली सर्विस, कहाँ गई, 30 सितंबर। किस डेट को मेरा प्रोविजन हो गया, 30 डेज के अंदर करना है तो 30 सितंबर तक मेरा प्रोविजन बन गया। आइए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से भी जो जल्दी हो। सी द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जिसमें रिसिपिएंट ने अपने पास बुक्स ऑफ सर्विसेज रिकॉर्ड कर ली है। इन केस वेयर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी डू नॉट अप्लाई, यानी कि ए और बी दोनों अप्लाई नहीं हो रहे तो उस केस में हम क्लॉज सी में आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में थोड़ी क्लैरिटी और अच्छी आएगी। Mohit Khanna and Sons is a firm of management consultant. The firm enters into a contract with Spark Private Limited on 1st September. 1 सितंबर को मोहित, लिखता हूँ यार, मोहित ने स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड से एक कॉन्ट्रैक्ट करा है। ठीक है जी, फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस गेट्स कंप्लीटेड ऑन 15 सितंबर। मैंने 1 सितंबर को वो करा, 15 सितंबर को मैंने अपनी सर्विसेज दे दी, कंप्लीटेड ऑन 15 सितंबर। इनवॉइस फॉर द सर्विसेज इशूड ऑन 20 सितंबर। चलिए जी, अब हमें 3 इवेंट मिल गए। पहला 1 सितंबर को मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, 15 सितंबर को मैंने सर्विस दे दी, 20 सितंबर को मैंने इनवॉइस इशू कर दिया। बस यहीं रुक जाओ, आगे मैं पढ़ नहीं रहा, आपको भी नहीं पढ़ना, आपको सुनना है। 1 सितंबर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, छोड़ दो। 15 सितंबर को मैंने सर्विस दे दी, ओके ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 31 की तरफ। 15 सितंबर को अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो मैं सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग कब तक इनवॉइस रेज कर सकता हूँ, विद इन 30 डेज, यानी कि इसकी डेट मैक्सिमम निकल के आएगी, मैक्सिमम निकल के आएगी 14 अक्टूबर, यानी कि मुझे मैक्स टू मैक्स 14 अक्टूबर तक इनवॉइस रेज कर देना चाहिए, अदरवाइज 14 अक्टूबर मान ली जाएगी डेट। बट मैंने रेज कब कर दिया, 20 सितंबर। ओहो बहुत बढ़िया, विद इन 30 डेज ही रेज कर दिया। चलो जी, टाइम ऑफ सप्लाई हम किसको मान लेंगे, 20 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। इनवॉइस फॉर द सर्विस इज इशूड ऑन 20 सितंबर एंड पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 10 अक्टूबर। चलो जी, 10 अक्टूबर को पेमेंट भी आ गई। अब इन दो इवेंट में से पहले कौन सा हो रहा है, 20 सितंबर हो रहा है, तो फिर since invoice is issued within 30 days from the date of supply of service, time of supply is the date of issue of invoice 20th September, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दी। Being earlier than the date of receipt of payment, receipt payment से पहले आ गई इसलिए हमने 20 सितंबर मान ली। चलिए एक और एग्जांपल पढ़ाते हैं।
इफ इन द अबव एग्जांपल इनवॉइस इज इशूड ऑन 25th अक्टूबर, मैंने आपको क्या बोला था 14 अक्टूबर तक मैं मैक्स कर सकता हूँ, बट अब मेरी डेट क्या हो गई 25th अक्टूबर, तो यानी कि मेरे लिए बड़ी डेट क्या हो गई, डेट ऑफ प्रोविजन के हिसाब से 14 अक्टूबर। इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा 10th अक्टूबर से, इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, आइए इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा 10th अक्टूबर से। मेरे को पेमेंट पहले आ गई, इनवॉइस प्रोविजन के लिए वाली जो टाइम लाइन है वो 14th अक्टूबर है, तो मैं उस केस में बोलूंगा 10th अक्टूबर इज माय, okay, the time of supply will be the late date of provision of service 15 September being earlier than the date of receipt of payment. This would be so as the invoice is not issued, invoice is not issued within 30 days from the date of supply of service। चलिए जी, आइए 15 सितंबर ये वाली डेट मान ली जाएगी। चलिए अब एक और चीज आती है यहाँ पर आता है जी कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। कई बार क्या होता है वहां पर सप्लाई जो सर्विसेज की हो रही है वो कॉन्टिन्यूस वे में चलती है, वहां पर कोई ब्रेक नहीं होता। यहाँ पर तो हमने देखा था कि 15 सितंबर को ब्रेक लग गया था, बट अब कॉन्टिन्यूस सप्लाई चल रही है। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस द इनवॉइस शुड बी इशूड ईदर ऑन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। हमने तय करा था कि पेमेंट चलती रहेगी और ये 15 एवरी 15th ऑफ मंथ को हम जो है वो पेमेंट करेंगे, तो 15th या उससे पहले कर देंगे। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, यानी कि हमें पता चल सकती है। बिफोर एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट, मेरे को पेमेंट रिसीव होने से पहले मैं कर दूं या फिर उस टाइम पर कर दूं। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट नोन ऑन बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द माइलस्टोन इवेंट, उस एक जो इवेंट है उसका एक जो पार्ट है वो खत्म होने से पहले। वेयर द पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जैसे अगर मैंने किसी को बोला कि बिल्डिंग बना करके दो, तो उसने कहा सर फर्स्ट आपका जो फ्लोर बन जाएगा तब उसके बाद इतनी पेमेंट होगी, तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो उस डेट को डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। आइए continuous supply of service are provided or agreed to be provided continuously or on recurring basis under a contract for a period exceeding 3 months, 3 मंथ से ज्यादा का पीरियड है, विद पीरियोडिक पेमेंट, और पेमेंट कब हो रही है, पीरियड डिफाइंड है, ऑब्लिगेशन एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ सर्विस एज द गवर्नमेंट मे नोटिफाई, ऐसे केस में गवर्नमेंट आपको बता सकती है। इन केस ऑफ सिजेशन, खत्म हो जाने पर सर्विस, बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई नहीं हुई लेकिन सर्विस खत्म हो गई है, द इनवॉइस शुड बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस, जहां पर हमारी सप्लाई खत्म हो रही है हम उसी डेट को मान लेंगे, टू द एक्सटेंड टू द सप्लाई मेड बिफोर सच सिचुएशन, जहां तक की सप्लाई आ गई। सप्लाई मैंने शुरू करा था बीच में ही सप्लाई रुक गई, तो हमने यहाँ पर सिचुएशन में डाल दिया, खत्म कर दिया उसको, और इसलिए जहां तक की सप्लाई हो गई है, जहां तक की सर्विस आ गई है वहां तक के हम सप्लाई को रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अभी हमने फॉरवर्ड चार्ज डिस्कस करा, अब हम चलने वाले हैं रिवर्स चार्ज की तरफ। रिवर्स चार्ज, आइए आइए भाइयों बहन आइए। In case of supplies in respect of which tax is paid, in which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earlier of the following: date of payment as entered in the books of accounts of the recipient, or payment is debited in his bank account, उसके पेमेंट अकाउंट में आ गई या फिर उसने रिकॉर्ड कर ली, और द डेट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days from the date of issue of invoice। इनवॉइस इशू हुआ सर्विस का, आरसीएम वाली सर्विस, आरसीएम वाली सर्विस कौन सी होती है, लेट से जीटीए की सर्विस ले लो आप, तो उसके केस में 60 डेज तक के अंदर अंदर हमें मैक्सिमम वो इनवॉइस की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई 60 विद इन 60 डेज मान लिया जाएगा। Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause A or clause B, the time of supply shall be the date of entry in the books of account, जैसा हमने टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स में पढ़ा। अच्छा, ये एक प्रोविजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, एसोसिएट एंटरप्राइज अगर आपको सप्लाई कर रही है, वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, दो कंडीशन, पहली एसोसिएट एंटरप्राइज होनी चाहिए, दूसरा आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। यानी कि अगर मैं आउटसाइड इंडिया की जब मैं बात करता हूँ तो क्या मैं यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा हूँ, जी हाँ सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हो, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में और सप्लाई उसे माना जाएगा एसोसिएट एंटरप्राइज, यानी कि रिलेटेड पर्सन, थोड़ा लिंक कर पा रहे होगे। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री, जिस डेट को मैं एंट्री करूंगा बुक्स में, या फिर जिस डेट को मैं पेमेंट एक्चुअल में कर रहा हूँ, उन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर को मान लिया जाएगा। एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। means an enterprise which participate directly or indirectly
or through one or more intermediaries in the management or control of capital of the other enterprise। यानी कि ये कह लो, आप लेमैन लैंग्वेज में समझो कि आपके रिलेशन में ही होगी, एसोसिएट आपकी एक और एंटरप्राइज है जो कि आपसे कनेक्टेड है। सप्लाई ऑफ वाउचर बाय सर्विस बाय सप्लायर, जैसे कि मान के चलो आपको एक जिम खाना क्लब की मेंबरशिप का वाउचर मिल गया कि हाँ जी आपको 1 महीने के लिए वो मेंबरशिप मिल गई। द टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट, द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर इन ऑल अदर केसेस। ठीक है जी, आइए लगभग लगभग खत्म पे हैं जी हम, बस 2 बचे हैं। आइए, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर provision of subsection 2, subsection 3, subsection 4, the time of supply shall be in case where the periodical return has to be filed to the date of on which such return is filed। return filing की GST return filing की date या फिर the tax on which date on which tax is paid, same as goods। ठीक है जी। Last, the time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee, penalty or delayed payment of any consideration shall be the date on which supplier receives such addition। Supplier receives such addition, यही चीज हमने supply of goods में भी डिस्कस कर ली है। इसी के साथ आपका टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर भी रिवीजन खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को रिवीजन वीडियोस अगर पसंद आ रही हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपकी कुछ और क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आंसर कर पाऊँ, या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए हो, प्लीज लेट मी नो। वन मोर थिंग आई वांट टू कन्वे, अभी इसके साथ ही मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, जैसे सप्लाई अंडर जीएसटी की वीडियो आई है, उसके साथ ही आपके स्टडी मटेरियल के जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस है उन सब के ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊं, ताकि जब आपके पास अगर फ्री टाइम बच रहा हो तो आपको गो थ्रू होना हो उन क्वेश्चन से, उनके सॉल्यूशन से, तो मैं वो आपको वीडियो के थ्रू ही करा दूंगा। थैंक यू एवरीवन।